सो पेज 85 निकालिए। थ्योरम सर आपने मीट अपलोड किया है क्या? नहीं, अपलोड तो नहीं किया। छोटा आ रहा है क्या स्क्रीन? पहले से अलग आ है। एक मिनट, पहले पूरा बड़ा बड़ा आता था लेकिन अभी छोटा छोटा होता था, अभी फुल नहीं है। फुल नहीं हो रहा है ना, तो ये अपने आप ही, हम चला लेंगे। हाँ ये खुद ही अपलोड कर देता है। मैं 2-3 बार करता हूँ, अपडेट कर देता है। ये पता नहीं कैसे लोगों का, आपका इसने अपडेट कर दिया होगा। तो जिसने अपडेट रोक रखा है उसके में बढ़ा देता है। मैं तो अपने में कर दूंगा, लेकिन आपके में अपडेट हो गया है। तो अगली बार क्या करना ना, कि इसको फिर से डिलीट करके फिर से डाउनलोड करना और अपलोड का ऑप्शन बंद कर देना, तब सही आएगा। ठीक है, अपडेट ना होने देना। इसके अपडेटेड वर्जन में यही चीज़ आती है। बाकी मैं भी देखूंगा कि कुछ किया जा सके। 5.1 पर है। थ्योरम 5.1 two distinct line can not have more than one point in common. Two distinct lines share screen show captions। और इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि हम कुछ कर सकें, कुछ है नहीं, ऐसे ही आएगा ये तो। ठीक है, देयर इज नो सच सेटिंग, कुछ भी नहीं है, यही है बिल्कुल। ऐसे ही चलाओ आज काम। सो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव more than one point in common. Point in common, जैसे ये लाइन जा रही है और ये दूसरी लाइन जा रही है, ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है क्या? बताइए। अच्छा, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, क्या ये दोनों भी डिस्टिंक्ट लाइन है, L1 और L2? तो जो पहली वाली दोनों लाइनें, उसमें कितने पॉइंट कॉमन है? एक भी नहीं है। इनको दोनों तरफ इंडेफिनिटली ले जाओगे, ये कभी काटेंगे ही नहीं। ये पैरेलल लाइंस हैं, इनमें कॉमन पॉइंट कोई है ही नहीं। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों लाइन में हो? अच्छा, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, क्या वो इस लाइन पे है? ये वाला पॉइंट क्या इस लाइन पर भी है? यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कट ही नहीं कर रही है। तो यहाँ कितने पॉइंट कॉमन है? नहीं नहीं, इनडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस करो तो भी नहीं कट करेंगे। आपके जो कॉपी की जो दो लाइनें हैं, क्या उनको बढ़ाते चले जाओ, कभी काटेंगे एक दूसरे को? कभी काटेंगे ही नहीं। तो इनमें 0 पॉइंट्स कॉमन है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पर भी हो। तो इसलिए इसमें 0 पॉइंट कॉमन। पॉइंट से बनती है। जरा ये देखो कि ये हमारे पास 3 लाइंस हैं। तो 3 लाइंस में क्या ऐसा कोई पॉइंट आपको नजर आ रहा है जो तीनों लाइनों पर हो? मतलब जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना दी और उसमें हमने 3 ग्राफ बना दिए। ये एक्स एक्सिस ले ली और ये वाई एक्सिस ले ली। और मैं अगर आपसे ये कहूँ माही कि 2-1 एक ऐसा पॉइंट है जो मेरी पी क्यू लाइन पे भी लाई करता है, और 2-1 यही है, 2-1 ऐसा पॉइंट है जो ए बी पे भी लाई करता है, और 2-1 जो है सी डी पे भी लाई करता है। तो क्या मेरी बात मानोगी? क्यों ये पॉइंट, तो क्या ये पॉइंट तीनों लाइनों में कॉमन है? क्योंकि ये जो 3 लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कोइंसाइड, मतलब एक जगह ही ट्राइस, ये आपस में एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। या 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो भी यही बात है
कि ये जो पॉइंट P है क्या ये L1 लाइन पे है? बोलो। यस सर। और क्या यही P पॉइंट L2 लाइन पे भी है? यस सर। क्या P पॉइंट दोनों लाइन पे है? यस सर। तो क्या इसमें 1 पॉइंट कॉमन है? यहाँ कितने पॉइंट कॉमन है? सर 0 पॉइंट। यहाँ कितने पॉइंट कॉमन है? सर 1 पॉइंट। 1 पॉइंट है, लेकिन दिस इज नॉट ऑफ आवर कॉन्टेस्ट, इसको अभी अलग रख लो, ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि 2 लाइन की बात हो रही है। तो 2 लाइन में या तो 0 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। लेकिन माही ने एक नई बात बताई। माही कहती हैं कि 2 लाइन हो तो उनमें 2 पॉइंट्स भी कॉमन हो सकते हैं। माही ने कहा कि ये जैसे कट किया और कट करने के बाद क्या पता ये लाइन मुड़ के यहाँ चली जाए, और उन्होंने कहा देखो P और Q, P पॉइंट L1 लाइन पर है और L2 लाइन पर है और Q भी दोनों पे है, तो क्या माही की बात सही होगी? हाँ, L2 लाइन ही नहीं है। तो इस तरीके से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 2 लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, बताओ? 1 पॉइंट। वो क्योंकि मुड़ के तो उसे काटने आ नहीं रही है, क्या कि मुड़ के काटेगी फिर से? नहीं। तो इसलिए इसीलिए यहाँ ऊपर क्या लिखा है? कैन नॉट हैव मोर देन। मोर देन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक। जैसे अगर मम्मी कहें कि आपकी मम्मी बोले आपके पापा से कि इसको जो अनुराग को ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया देना, मोर देन, नॉट मोर देन, तो ऐसे केस में आपको पापा 0 रुपए भी दे सकते हैं और 1 रुपए। उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि नहीं? तो नॉट मोर देन 1 इसका मतलब 0 या 1। बोलो, बात समझ में आई? इसलिए ये स्टेटमेंट है, बिकॉज इसका प्रूफ देखो कि इसको उल्टा करके लिखो कि अब हमारे पास एक पोस्टुलेट एक्सियम 5.1 है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन पासेस थ्रू देम। ये तो हमें मालूम ही है। अब जरा देखें। सो नाउ लेट 2 डिस्टिंक्ट लाइन। अब हम उल्टा मान के चल रहे हैं कि भाई ये 2 पे कट करेंगे। अगर मैं उल्टा मान के चलूं तो मैं कहीं ना कहीं किसी एक्सियम को गलत कर बैठूंगा। लेट फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसकी बात कर रहा हूं, फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q, 2 लाइन्स पासेस। 2 लाइनें पास हो रही कि नहीं P और Q से? बोलो। 2 लाइन्स पासेस, इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छा, आप सूर्यांश जरा एक पेज पीछे पलटो, उसमें एक्सियम 5.1 क्या कहता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइनें पास करती हैं, बताओ? 1। और हम यहाँ क्या मान बैठे कि 2 distinct line passes, that is P and Q are 2 points common in 2 lines. P and Q are 2 points common. ठीक है? in 2 distinct lines. distinct lines. मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, P और Q 2 पॉइंट्स हैं और उनसे ये लाइन भी जा रही है और ये लाइन भी जा रही है, लेकिन एक्सियम तो कहता है P और Q से एक लाइन ही जा सकती है। सूर्यांश भी यही कहते हैं 2 तो जा ही नहीं सकती। आपने एक कैसा नया एक्सियम बना दिया कि P और Q से 2 लाइनें जा रही, तो फिर तो तीसरी भी जाएगी, चौथी भी जाएगी। एकदम बेकार में लिखा है क्या कि एक्सियम 5.1 तो कह रहा है P और Q से एक लाइन जाती है और आप 2 लाइन लिए चले जा रहे हो। सो क्या ये कंट्राडिक्ट कर रहा है? इज इट कंट्राडिक्ट्स विद एक्सियम 5.1? बोलो। हाँ, कर रहा है, क्योंकि हमारे केस में P और Q से 2 लाइनें पास हो रही, एक ये जा रही और एक ये जा रही, ये भी तो जा रही है। और ये क्योंकि हमने ऐसा सपोज किया
तो हमने गलत सपोज किया, तो उसका रिजल्ट गलत आ गया, उसने हमारे एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सियम को काट दिया। क्योंकि कंसिस्टेंट एक्सियम क्या होते हैं, वही एक्सियम कंसिस्टेंट होते हैं जो दूसरे एक्सियम का सपोर्ट करें। ऐसा हमने पहले पढ़ा है कि नहीं? नया एक्सियम कोई ऐसा नहीं बन सकता जो पहले से एग्जिस्टिंग एक्सियम को काट दे। तो इट कंट्राडिक्ट्स एक्सियम। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है? जैसे कोई कह दे 5 इज इक्वल टू 2, हाँ अपोजिट। जैसे कोई कह दे 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो और अब यहाँ से कोई 5 माइनस 2 करे और 2 प्लस 2 में से भी 2 माइनस करे, क्योंकि इक्वल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। तो हमने लेट किया पहले वाली चीज़, होता नहीं है लेकिन हमने लेट किया। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3, और ये 2 2 कैंसिल बचा तो 2। तो क्या जो हमने लेट किया था उसने हमको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जो कि ट्रू नहीं है? it is not true, so our assumption itself is wrong। तो हमने जो माना था वही गलत है। so our assumption is wrong, तो वो हमें गलत जगह पहुंचा देगा। तो अगर हमें कोई गलत रास्ता बता दे तो हम गलत ही जगह पहुंचेंगे, सही जगह तो नहीं पहुंचेंगे। सो इट कंट्राडिक्ट्स एक्सियम 5.1 विच सेज, जो कि क्या कहता है, दैट फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली 1 लाइन पासेज, जो कहता है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन से केवल एक लाइन पास हो सकती है। passes, so our initial assumption itself is wrong। इसलिए हमने जो माना था वही गलत साबित हुआ। so our initial assumption, क्योंकि गलत मानोगे तो गलत ही कंक्लूजन पे पहुंचोगे। assumption itself is wrong। इसलिए from 2 distinct lines कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। 2 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि 2 पॉइंट से होके 2 लाइनें नहीं जा सकती, वो मुड़ के जा नहीं सकती। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? हमने माना कि नहीं 2 हो सकते हैं, तो हम गलत जगह पहुंच गए कि नहीं? सो 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, सो 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स लिखो या फिर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव, सर आपने सो के बाद क्या लिखा? क्या? आपने सो के बाद क्या लिखा है? itself is wrong, so pair of distinct lines, so pair लिखो, pair of distinct lines can not have more than 1 point in common। प्रार्थना ये बात बताओ कि अगर 2 डिस्टिंक्ट लाइन हैं तो उनमें कम से कम कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम 1 हो सकते हैं। माही बताओ कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन हो तो उनमें कम से कम कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा 1 और कम से कम 0। हाँ बिल्कुल सही कहा, ऊपर फिगर में दिख रहा है, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1। बोलो अब जरा देखो। नाउ एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन नंबर 3 5.1 एक्सरसाइज का। सो पूरी तो नहीं की है ना, पूरी तो नहीं की है, ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं करना है ना। सो बोलिए, बोलो बोलो।
कार्तिक बोलिए। आपके बाद तो होगा। सर हम एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं किए वो कर लें। सर सारे किए हैं। 3 नंबर कहाँ किया है, 3rd क्वेश्चन कहाँ किया है, ठीक है। 7th क्वेश्चन कहाँ किया है, 5th कहाँ किया है, 3 क्वेश्चन तो नहीं किए हैं ना। सर बाद में करेंगे। सो 3rd क्वेश्चन, कंसीडर 2 postulates given below। तो postulates assumptions होते हैं which need proofs। Given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is between A and B। तो पहला postulate है कि given A and B point है और वो इनके बीच में कहीं एक C point है। अब C point बता तो नहीं रहा कि वो उनके लाइन में है, इट लाइज इन द सेम लाइन, ऐसा कुछ बता नहीं रहा, बट ये एक C point है जो कहीं उनके बीच में है, कहीं बीच में है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स जो कि which are not lying on the same line। Do these postulate contain any undefined term? Are these postulates consistent? तो ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 2 अलग अलग postulates हैं क्या ये consistent हैं। तो let us see it now। just a minute। Introduction to Euclid's Geometry, Tiwari Academy। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सेकंड पोस्टुलेट। हाँ कि उनके बीच में ये लाई करता है। फर्स्ट पॉइंट दे रहा है कि इट लाइज इन बिटवीन देम। अब देखिए देखिए तो अब यहाँ पर पहले वाले पार्ट में क्या बात कही गई है, given any 2 point, 2 distinct point A and B, there exists a third point which is in between। So it is not given that C lies on the line AB। पहली बात तो ये नहीं दी गई। There are several undefined terms। तो there are undefined term, बहुत सारी undefined terms हैं, चीजें क्लियर ही नहीं की गई हैं। In first part, it is not given that C lies on the straight line AB। ये दिया ही नहीं गया, C इनके बीच में कहीं पर है। That C lies on straight line AB। above it और below it ये भी नहीं दिया है कि ऊपर है कि नीचे, कहाँ है, ये कुछ दिया नहीं है। so above it और below it कुछ भी नहीं दिया है। तो पहली बात ये नहीं दी गई है। एंड फिर दूसरी बात क्या कही गई है कि नाउ सेकेंड पॉइंट कहता है गिवन A and B you can take C not lying on the line through A and B। सेकेंड पॉइंट में है if C does not lie on AB। अगर C मान लो AB पे नहीं लाई करता है तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई ये कह दे कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं
तो उनसे एक लाइन नहीं जा सकती। तो बताओ वो सच बोल रहा है कि झूठ? सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट लाइन से सो हमेशा एक लाइन जा ही सकती है, बोलो। और कोई ये कह रहा है कि कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, तब सवाल उठता है कि वो कोलिनियर है या नहीं, क्योंकि एक से भी कई लाइनें जा सकती हैं, सिंगल पॉइंट से तो बहुत जा सकती हैं, और 2 हैं तो एक के जाने की संभावना है, लेकिन 3 है तो उनमें से एक के जाने की संभावना बनती भी है और नहीं भी बनती है। क्या तीनों पॉइंट से एक लाइन जा सकती है? इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, तब तो जा भी सकती है, एंड इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, देन द लाइन विल नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट। तो 3 पॉइंट तो कम से कम चाहिए कि नहीं, टू डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर वन लाइन विल पास थ्रू देम और नॉट। कम से कम 3 तो चाहिए, 2 में तो केस ही नहीं बनता ना, 2 से तो हमेशा लाइन जाएगी जाएगी। तो 3 में ये सोचने पे हमें मजबूर होना पड़ेगा वेदर ए लाइन पासेस थ्रू ऑल दीज 3 और नॉट। तो बी वाला पोस्टुलेट यही है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, एट लीस्ट 3 पॉइंट। तो सेकंड में भी अब आप कह सकते हो कि देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? लिनियर। कोलिनियर का मतलब है लाइज ऑन सेम स्ट्रेट पाथ। तब तो उसमें से लाइन जाएगी, देन अ लाइन विल पास थ्रू देम, अदरवाइज नॉट। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स हैं, देन अ लाइन विल पास थ्रू देम, पास लिख लो। तो एक लाइन उनसे पास होगी और नहीं तो नहीं होगी। अगर एक ही लाइन में होंगे वो तीनों पॉइंट, तो देखो लाइन पास हो गई, और इससे हो पाई क्या? यहाँ ए बी सी से हो गई, इससे हो पाई क्या? या तो ए और बी से होगी तो सी छूट गया, कहाँ हो पाई? तो इसलिए ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हुए, एक लाइन में ला ही नहीं किए। तो पॉइंट 1 एंड 2 आर नॉट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने आधी जानकारी दी ही नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि 3 पॉइंट होंगे तो लाइन नहीं पास करेगी। और ये तो बताएं कि पॉइंट लाइन में है कि स्ट्रेट पाथ में है या नहीं। तो क्या लिखोगे कि स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स। पहली बात तो ये पूरे ही नहीं है, statements, and these do not, they do not form a consistent pair of statement जो एक दूसरे को और ज़्यादा मजबूत करें, एक दूसरे का समर्थन करें, वही कंसिस्टेंट होते हैं स्टेटमेंट। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दीज आर इनवैलिड पोस्टुलेट्स। बस यही आपको लिखना है, समझ में आ गई? आपको ये सब बनाना नहीं है, बस आपको जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिख देना है कि सेवरल अनडिफाइंड टर्म है, कि सी पता ही नहीं है कि, देख लो, इनकम्प्लीट इज सो दे डू नॉट फॉर्म ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, कंसिस्टेंट है। सो These are not valid statement। यही स्पेलिंग होती है। बोल सकते हो, पोस्टुलेट ही पूछा गया है। तो पहले में लिख देना कि हमें ये नहीं पता है कि वो सी बीच में लाई करता है कि लाइन पे लाई करता है, कोलिनियर है, कहाँ है सी की पोजीशन। दूसरे में लिख देना कि अगर पॉइंट सी स्ट्रेट लाइन पाथ में हुआ तो कोलिनियर हो जाएगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा, चूँकि 1 और 2 ये आपस में कंसिस्टेंट नहीं है और जानकारी अधूरी है, तो इसलिए ये पोस्टुलेट्स
जो है इनवैलिड हैं। बोलो समझ में आ गई बात? हाँ, देयर इज नो सच यूक्लिड्स पोस्टुलेट विच इज मेड फॉर 3 पॉइंट सिस्टम। 3 पॉइंट सिस्टम के लिए है कोई यूक्लिड पोस्टुलेट? ऑफ यूक्लिड which is made for 3 points and it does not follow Euclid's pre-existing postulate। जो यूक्लिड का कोई भी पोस्टुलेट है उनमें से तो किसी को फॉलो करता नहीं, वो सब 2 पॉइंट पे बेस्ड हैं। एंड इट डज नॉट फॉलो any of the 5 Euclid postulates। ठीक है, मुख्य बात तो यही है कि जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उसी को ठीक से लिखना है, बाकी ये इनवैलिड है, यही लिख देना। अब देखो जैसे कि 5th क्वेश्चन पे आओ। ए भी एक लाइन है, ए बी लाइन के टर्मिनल पॉइंट हैं, ठीक है। तो इनके अनुराग कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं? एक मिड पॉइंट होगा कि 2 भी हो सकते हैं? बताओ, ए बी लाइन के कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं? एक हो सकता है। तो ये आपको प्रूव करना है कि एक मिड पॉइंट है। सो प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एनी लाइन सेगमेंट ए बी एनी लाइन सेगमेंट ए बी हैज ओनली 1 मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो अब यहां पर देखिए प्रूफ उल्टी बात लेके चलो। लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स, लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स। कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, वहीं बोल देंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि ये किसी एग्जाम को फॉलो नहीं करता। 2 मिड पॉइंट्स, तो कौन कौन से मिड पॉइंट ले लें? एक C1 ले लें और एक क्या ले लें? C2, कि देयर आर 2 मिड पॉइंट्स, ऐसा हमने ले लिया। अब जरा देखो तो C1 C2 ले लो या C और D ले लो। C1 C और 1 2 के चक्कर में मत पड़ो, C और D ले लो। लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट C एंड D, ठीक है, 2 ले लिए। 2 मिड पॉइंट C एंड D, गलत चीज ले रहे हैं तो हमें हमारा रिजल्ट कहीं गलत होना चाहिए। अगर C मिड पॉइंट है, इफ C इज मिड पॉइंट, तो मुझे ये बताओ फिर AC को क्या होना चाहिए? अगर C मिड पॉइंट है तो क्या AC को हाफ AB होना चाहिए, पूरी लाइन का आधा होना चाहिए क्या? भाई C मिड पॉइंट है तो ये होना चाहिए, ठीक है। इफ D इज मिड पॉइंट तो क्या AD को क्या होना चाहिए? उसको भी हाफ AB होना चाहिए क्योंकि वो मिड पॉइंट है। भाई मिड पॉइंट है तो आधा होना चाहिए पूरी लाइन का, होना चाहिए कि नहीं? क्या? अब आवाज तेज करो अपने फोन की। AB इज इक्वल्स टू AB, हाँ, वो सब तो हो जाए, वो तो तब की बात है जब 2 मिड पॉइंट हो। मेरा अभी ओरिएंटेशन ये है कि अगर ये C मिड पॉइंट है तो AC को पूरी लाइन का आधा होना चाहिए, और D मिड पॉइंट है तो AD को पूरी लाइन का आधा होना चाहिए, क्योंकि जो मिड पॉइंट है तो आधी जो दूरी है वो पूरी दूरी की आधी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ
क्या ऐसा कोई यूक्लिड का एक्सियम है कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर? ऐसी कोई Yes, sir. Yes, sir. कौन सा है? वन है क्या? यस सर। तो बाई एक्सियम वन, ठीक है, इनको कंपेयर कर लो तो ए सी किसके इक्वल हो गया? ए डी के इक्वल हो गया। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी को उधर ले जाओ, तो ए डी माइनस ए सी, तो इधर क्या बचा? जीरो। अब यहां पे आओ, ए डी में से अगर ए सी बचा घटा दो तो क्या बचता है बताओ? ये है ए डी, इसमें से इतनी चीज ए सी को कट कर दो, CD. सी डी बचा, तो यहाँ लिखो सी डी। तो बताओ सी डी क्या हो गया? जीरो। अगर दो पॉइंट इतने पास आ जाए कि उनके बीच की दूरी ही खत्म हो जाए, सी और डी इतने पास आ गए कि उनके बीच की दूरी खत्म हो गई, तो इसका मतलब सी और डी क्या सेम पॉइंट है? Yes, sir. भाई तुम अपने घर से चले बाजार, घूम घाम के घर पे आ गए, तो बताओ आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? कुछ चले कि वहीं जहां थे वहीं रहे? जीरो। तो इसका मतलब है सी और डी इतने पास है कि उनके बीच कोई दूरी ही नहीं है। सो सी एंड डी कोइंसाइड। जैसे ए पॉइंट हो, ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच कितनी दूरी है बताओ? ए और ए के बीच जीरो, जीरो ही होगी। तो इसका मतलब हुआ कि सी एंड डी आर सेम पॉइंट्स, तभी उनके बीच की दूरी जीरो हो सकती है। दिस इम्प्लाइज सी एंड डी आर सेम पॉइंट्स। इसको कहते हैं सी एंड डी कोइंसाइड, एक ही बिंदु पर है, कोइंसाइड, ऐसा भी कहा जा सकता है, जो याद रहे वो कह देना। सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। हमने माना था सी और डी दो मिड पॉइंट है, पता चला वो दोनों एक ही निकल गए, एक ही जगह पे है। सो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। उसे सी बोल दो या डी बोल दो, ठीक है। फॉर अ गिवन लाइन ए बी, किसी ए बी लाइन के लिए सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यही चीज जो कह रहा था, प्रूव करो कि एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने बहुत सारे एक्सियम पढ़े हैं, लेकिन क्या कोई भी पार्ट अपने होल का से छोटा ही होगा क्या? क्या ये सब जगह ट्रूथ है? अगर एक तरबूज काट लोगे तो उसका जो फाक है वो तरबूज से छोटी होगी क्या? Yes, sir. तो एक्सियम 5 क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरी चीज है वो अपने पार्ट से तो बड़ी होगी, द पार्ट। सो जब वो पूरी थी तब बड़ी थी, जब उसका टुकड़ा कर दिया तो छोटा हो गया, ये चीज है। सो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब जरा देखें, this is true in any part of the world. So this is true. So if complete thing, if anything is broken, then the piece cannot be greater than the complete thing। जो चीज टूट गई है, जैसे गुलदस्ता टूट गया तो क्या उसका एक टुकड़ा गुलदस्ते से बड़ा हो जाएगा? then its any piece cannot be greater than the complete thing। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है,
हर एक जगह ट्रू है। सो इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सार्वभौमिक सत्य है। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सूर्यांश की। सूर्यांश ने कहा था कि जो 3 पॉइंट वाला चक्कर है वो आगे दिया हुआ है, तो हम उसकी मदद लें। एक्चुअली वो प्ले फेयर थ्योरम के बारे में ही बात कर रहे थे। सो लेट अस कम टू द इशू नाउ। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। सो इक्विवेलेंट वर्जन, क्या उसका कोई सिंपल एक्सप्रेशन भी है यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का? वही देखें, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यस इट, अलग है ना, ये 7th का आंसर तो नहीं है। नहीं अब ये खत्म, अब ये नई हेडिंग है। देखो उसमें लिखा है ना, जैसे हेडिंग है वही लिख रहे हैं। अब इसमें आप हेडिंग देखोगे पता चल जाएगा। मिला कि नहीं? तो अब देखें आगे का काम। एक मिनट। नाउ ये थ्योरम जो है ये जॉन प्लेफेयर थ्योरम कहलाती है। जॉन प्लेफेयर थ्योरम। ये क्या कहते हैं? जस्ट होल्ड, एक पेन देख रहा हूं। जॉन प्लेफेयर थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो एक लाइन है, ठीक है, सो फॉर एवरी लाइन एल, एक लाइन एल ले लो, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, और एक पॉइंट पी ले लो, तो एक लाइन एल और एक पॉइंट पी, तो पी जो कि उस पर लाई ना करती हो, पी अलग हो, ऐसा ना हो कि पी इसी पर लाई कर जाए। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन नॉट पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। तो वो कह रहे हैं कि P से एक ऐसी लाइन गुजरेगी और सिर्फ एक ही गुजरेगी जो P से पास करेगी और इसके पैरेलल होगी। अगर कोई ये सोचे कि नहीं हम तो दो गुजार देंगे वो इसके पैरेलल होगी, जरा देखें वो दूसरी कैसे गुजारता है। एक लाइन L है और ये P थी, P पॉइंट है, तो कह रहा तुम अपनी लाइन रखो और ये मेरी लाइन तो ये थी P से जो गुजर रही थी, और वो ये कह सकता है कि मैं तो इससे दो लाइन गुजार दूंगा जो इससे पैरेलल होगी। देखो मैंने ये दूसरी भी गुजार दी, वो भी तो L के पैरेलल है। ऐसा बोल सकता है कोई? कह रहा था आपकी तो M लाइन पैरेलल थी, है? बोलो। नहीं हो तो आगे बढ़ जाएगी। कट कर देगी, कट कर देगी। तो इसका मतलब है क्या ये बात सही है कि P से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है? अगर आप थोड़ा सा भी झुकाओगे तो वो उसे कट कर देगी क्या? बोलो। कट ही कर देगी। तो इसलिए इट इज सेम एज जो प्रीवियस थ्योरम है, ये वही चीज़ है कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में उसी का एक वर्जन ही है, थोड़ा बहुत भले ही फर्क हो। फॉर एवरी लाइन एल, तो क्या स्टेटमेंट है? एल यानी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पे यूक्लिड ने भी बताया था फिफ्थ पोस्टुलेट में, और इसमें भी वैसा ही कुछ बताया गया है। सो फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, नॉट लाइंग ऑन एल, और एक ऐसा पॉइंट जो कि L पे न लाई करता हो। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन, एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, सिर्फ एक रेखा होगी, बहुत सारी लाइन नहीं बना सकते हो, ट्राई करके देख लेना, दूसरी बनाओगे तो काट ही देगी उसको। देयर एग्जिस्ट अ
यूनिक लाइन, ठीक है, M पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P and parallel to L, and parallel to L, यानी एक ही लाइन होगी कि M इज पैरेलल टू L, बस पैरेलल का साइन ऐसे होता है और दूसरी नहीं हो सकती है। अगर M पैरेलल हो गई है और कोई कह रहा है देखो मेरी M तो आपकी पैरेलल थी ही लेकिन मेरी N भी पैरेलल हो गई है, तो ये गलत हो जाएगा, यही एक ही रहेगा, दूसरी नहीं हो सकती है। अच्छा, एक बार प्रार्थना मुझे ये प्लेफेयर थ्योरम रिपीट करो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बताओ, बिना बुक को देखे जितना आता है उतना बताना है। प्रार्थना बोलो। For हाँ every line L हाँ and for every point P not lying on L, there exists a unique point which lies to them. यूनिक क्या क्या एग्जिस्ट करता है? एक अद्वितीय बिंदु एग्जिस्ट करता है कि अद्वितीय रेखा? देयर एग्जिस्ट है। अनुराग बताओ फिर से जरा। पूरा हाँ पूरा बताओ। for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line passing through P and parallel to L. हाँ माही ये बताओ, ऐसा कौन सा एक्सियम है जो यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है? Axiom 5. एक्सियम 5। कार्तिक मुझे ये बताइए कि थ्योरम 5.1 का स्टेटमेंट क्या है? सर 2 डिजिट पॉइंट में एक ज्यादा वाला लाइन पास हो सकती है। हाँ 2 थोड़ा सा अंतर है। हाँ ये ज़्यादा ठीक है कि मतलब उनमें एक ही पॉइंट कॉमन होगा अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ना बोलो, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन। इसी चीज़ को माही रिपीट करो, 5.1 थ्योरम को रिपीट करो। For every line L and for every फॉर एवरी point लाइन नहीं, प्ले फेयर थ्योरम नहीं कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं थ्योरम 5.1 को रिपीट करिए। कौन सा? थ्योरम 5.1 जो सबसे शुरू में बताई थी। ओके कार्तिक, हाँ बोलो कार्तिक बताइए। कार्तिक Yes sir. बोलो। Sir, if sir, 2 distinct lines cannot have more than one point. हाँ मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्ले फेयर थ्योरम तो हो गई। इसका मतलब है कि ये प्ले फेयर थ्योरम है। माही से एक बार और रिपीट करवा लें फिर हम आगे बढ़ जाएं। एक बार माही रिपीट कर दो इसी थ्योरम को। सर यही वाला? हाँ हाँ प्ले फेयर 5.1 थ्योरम, वाला? ये वाला प्ले फेयर। For every line L and for every point P. बताओ। Yes. Repeat. For every line L and for every point P and not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel. ये बात सही है। अब सूर्यांश कह रहे हैं ये तो आपकी बात सही है। सूर्यांश ये किसका सब्स्टिट्यूट है? समझ नहीं आया। मतलब इस थ्योरम ने किसको रिप्लेस कर दिया है? मतलब किसकी जगह इस थ्योरम को लिखा जा सकता है, प्ले फेयर थ्योरम को? हाँ लेकिन अनुराग कह रहे हैं कि क्या इससे भी कोई सिंपल चीज़ नहीं हो सकती है? या हम आपकी बात मानते हैं कि आपने एक अच्छी चीज़ दे दी, सिंपल है, लेकिन हमें तो कोई सिंगल लाइन वाली चाहिए थी। तो ठीक है फिर अनुराग की, हाँ बोलो। Yes sir. Sir, इसका ये होगा कि sir, like we take two things x and a on a line. So if x does not lie on on line A, then we can draw a line through x which will be parallel
हाँ, अब देखो ये जो सूर्यांश ने बताया इसको हम लिख लें कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि आपके पेज 86 की सबसे आखिरी लाइन है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल, कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। ये है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ये इंटरसेक्टिंग, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। और कोई कह दे ये दोनों लाइनें इस लाइन के ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, यानी एम तो पैरेलल है ही है और एन भी पैरेलल है। बोलो उसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है कि गलत है उसकी बात? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। अगर वो आपस में काट रही हैं तो वो दोनों ही एक साथ किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाएंगी क्या? नो सर। नहीं हो सकती हैं। तो सूर्यांश इसको रिपीट करो। Sir, two distinct intersecting lines cannot be parallel to the third line. कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। ठीक है, वो एक सेम लाइन के पैरेलल, दो आपस में कट करने वाली लाइंस एक लाइन के पैरेलल नहीं होंगी। ओके, ये भी वही चीज है, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही बात कही थी कि नहीं? वही देखो फिर से आ गई। अब देखिए यूक्लिड्स डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट। तो अब एक आपके में बॉक्स में मटेरियल दिया हुआ है, लेट अस गो फॉर इट। तो हिज फर्स्ट पोस्टुलेट डिड नॉट रिक्वायर, फिफ्थ पोस्टुलेट को उन्होंने प्रूव नहीं किया। रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट टू प्रूव हिज फर्स्ट 28th थ्योरम। मैनी मैथमेटिशियंस इंक्लूडिंग हिम वर कन्विंस्ड दैट फिफ्थ पोस्टुलेट इज एक्चुअली ए थ्योरम दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग जस्ट द फर्स्ट 4 पोस्टुलेट। एंड जो कोई भी पोस्टुलेट होता है उसको क्या होता है कि हमें प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, और यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिए और उसका प्रूफ भी है। अगर हम आगे की क्लासेस में जाएंगे तो हमें उसका प्रूफ मिलेगा, 10th में नहीं मिलेगा बट आगे मिलेगा। तो लेकिन आपको प्रूफ नहीं बताया जा रहा है, आपको सिर्फ फेमिलियर किया जा रहा है उन पोस्टुलेट से। धीरे धीरे आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। तो अब जरा देखो कि हम ये देखते हैं कि हाउएवर ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रूव द फिफ्थ पोस्टुलेट एज ए थ्योरम हैव फेल्ड। जिसने भी फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूव करने की कोशिश की वो फेल हो गया, क्योंकि लोग क्या कहते थे कि जितने भी यहाँ से लॉन्गिट्यूड कट करो। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है कि किसी तरबूज की बहुत सारी फाक बनाओ और बीच में एक लाइन हो, तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारी फाक बनाओ, तो ये जो बीच वाली लाइन है क्या उन सब के वो परपेंडिकुलर होगा? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये बीच वाले इक्वेटर के। अर्थ में भी ऐसा ही होगा कि एक इक्वेटर है और उस पर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, हाँ लेटीट्यूड तो ऐसे सर्कुलर होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स लेंथ वाइज होते हैं, जो पोल से पोल तक जाते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं, उसे लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो लेटीट्यूड्स होते हैं वो अगर टमाटर को ऐसे ऐसे सर्कुलर पीस में काटते चले जाओ तो वो लेटीट्यूड्स होते हैं। अब जरा देखो, तो कुछ लोग कहते थे कि देखो यहाँ पर ये इक्वेटर है, अर्थ में ये इक्वेटर है, और इक्वेटर में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के को पैरेलल कट करते हैं, लेकिन आगे चल के मिल जाते हैं। तो वो कहते थे यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट तो गलत है कि अगर दो लाइन पैरेलल जा रही हैं, ये रेक्टेंगल की रेक्टेंगल है और आगे जा रही, तो ये लोग कहते थे नहीं ये तो मिल जाएगा, बहुत बढ़ाओगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अर्थ में भी मिल जाता है। क्या ये मिलेगा क्या? लेकिन लोग इनसे सहमत नहीं थे। ये 200 सालों तक लोग सहमत नहीं रहे कि ये कहते थे ये कभी भी नहीं मिलेगा अगर पैरेलल है। इन दोनों का सम जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल, यानी एक तरफ पड़ने वाले इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल अगर ये 2 राइट एंगल है तो नहीं मिलेगा, ये यूक्लिड बोलते रहे।
लेकिन लोग मानने को नहीं तैयार थे और उन्होंने अपनी एक अलग ज्योमेट्री बना दी. सो सम वर नॉट एग्रीइंग विद द यूक्लिड ज्योमेट्री एंड दे फॉर्म्ड ए सेपरेट ज्योमेट्री, गिविंग द एग्जांपल ऑफ अर्थ that and said it as a non-Euclidean geometry. So some mathematicians were not agreeing with it, were not agree with फिफ्थ पोस्टुलेट. तो उन्होंने क्या किया, फिफ्थ पोस्टुलेट से वे एग्री नहीं थे, ठीक है. सो दे फॉर्म्ड ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसकी हेडिंग क्या होगी? कॉल्ड, इसकी कोई हेडिंग नहीं, बस आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहती है, नॉन, इट इज कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, डीएन ज्योमेट्री. मैं अभी दूसरी तरीके समझाऊंगा. जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि ये 90 डिग्री है, 90 मान लो, बोले ये 90 है और ये भी 90 है और ये मिल जाएंगे. आगे चल के क्या बताया कि मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे मिल रहे ना, तो 90 90 और मिल गए कि नहीं. तो ये भी तो कुछ डिग्री होगा, 10 डिग्री, बोलो कुछ तो मिलेंगे. तो वो कह रहे थे कि ये आगे मिल जाएंगे और ये भी 2 डिग्री 5 डिग्री या 10 डिग्री होगा. तो उन्होंने बताया कि किसी को, आप लोगों में ये पता है कि जो किसी ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल सम 180 होता है, मालूम है ना. तो अब देखो ये 90 प्लस 90 तो ये 180 डिग्री तो हो गया, और 10 और जोड़ दो तो क्या 190 हो जाएगा एंगल. तो बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में बने रहे कि किसी ट्रायंगल के अंदर 180 से ज़्यादा भी एंगल हो सकता है. लास्ट लाइन इसमें लिखी है. तो इस तरीके से द एंगल सम प्रॉपर्टी को भी वायलेट करने को तैयार थे. क्यों? हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट कॉल्ड नॉन के बाद क्या है? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री. तो उन्होंने एक ऐसी ज्योमेट्री बनाई जिसको कहते हैं स्फेरिकल ज्योमेट्री. आपकी बुक में क्या लिखा है, देखो इटैलिक्स में, कि स्फेरिकल ज्योमेट्री. कहते हैं कि ये जो ज्योमेट्री यूक्लिड ने बनाई है वो प्लेन फिगर्स पर है, लेकिन स्फीयर वाले फिगर में इनकी ज्योमेट्री नहीं चलती है. तो ये ज्योमेट्री जब आप और आगे चलोगे ना, बीटेक पढ़ोगे, तो इंजीनियरिंग डिजाइन में आपको पढ़ाई जाएगी स्फेरिकल ज्योमेट्री. अभी तो बहुत वेट करना है. फिर भी एक आपके में बीज डाल दिया गया. स्फेरिकल ज्योमेट्री का मतलब है कि प्लेन फिगर्स में यूक्लिड ज्योमेट्री और स्फेरिकल फिगर्स में नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री लगेगी. बोलो, बात समझ में आ गई. वहां पे फिर ट्रायंगल की ज्यादा भी एंगल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं. लेकिन प्लेन फिगर में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी का वायलेशन होता हो. तो ये फॉर स्फीयर्स होगा. अब जरा देखो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है. Consider the following statement. There exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from each other. तो pair of straight lines है और वो एक दूसरे से equidistant हैं. ऐसे क्या ऐसी दो लाइन एग्जिस्ट कर सकती हैं आपके ख्याल से, कि उनका कहना गलत है? कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वली हो, ऐसा हो सकता है? ऐसी लाइन तो हो सकती है, पैरेलल लाइंस तो हो सकती हैं. तो वो आगे क्या पूछ रहा है, इज दिस स्टेटमेंट ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. सो क्या ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डेंस है? इज इट इन अकॉर्डेंस विद द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? सो यस, तो ये पोस्टुलेट के अकॉर्डेंस है. इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, मान लीजिए ये 90 और ये 90 है, तो क्या ये आगे मिलेगी कभी?
टू राइट एंगल मिलेगी ही नहीं. सो इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ठीक है ऑफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ टू लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल, जिसे एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया हो, इस टू राइट एंगल, उनके जो अंदर के एंगल का सम है वो टू राइट एंगल है, देन they will never intersect if produced indefinitely towards that side. Then they will never intersect if produced indefinitely nightly towards that side. टूवर्ड्स दैट साइड. अच्छा ये मुझे बताओ कि क्या दूसरी तरफ भी क्या बाइक क्या वैसी ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है जैसा उधर है? सो ऑन अदर साइड ऑल्सो द सम ऑफ एंगल इज टू राइट एंगल, सो दे विल ऑल्सो नॉट इंटरसेक्ट ऑन अदर साइड. ना तो उधर करेंगी ना इधर करेंगी, कभी ना करेंगी, तो क्या उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं होगी हर जगह? भाई ऑन अदर साइड आप देख लो 90 + 90 कितना होता है, जोड़ लो. इधर 90 है तो क्या इधर 90 कि तो क्या इधर 100 हो जाएगा क्या? बोलो. टोटल तो 180 एंगल होता है ना किसी भी पॉइंट पर, तो अगर इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, इधर 90 तो इधर भी 90 हो, 90 90 मिलके कितना हो गया? सो ऑन अदर साइड ऑल्सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल is two right angle, so they will not meet on other side also. If produced indefinitely. Hence, above statement is in accordance with Euclid's fifth postulate. Hence, above statement is in accordance with Euclid's फिफ्थ पोस्टुलेट के बेसिस पर ही बताया है. अगर उनका टू राइट एंगल से लेस होता तो कट करती, टू राइट एंगल से तो क्यों कट करेंगी? नहीं करेंगी, तो नहीं किया. दूसरी तरफ भी टू राइट एंगल है तो नहीं किया. लेस होता तो करती, तो पैरेलल पैरेलल चलती रहेंगी, कहीं कट ही नहीं करेंगी. और जो लाइनें कट नहीं करती वो पैरेलल होती हैं. जो पैरेलल होती हैं तो उनके बीच की स्पेसिंग सेम होती है. आगे देखिए एक्सरसाइज 5.2. नाउ क्वेश्चन दिया गया है कि एक मिनट, हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? तो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो प्लेफेयर थ्योरम ही लिख देना. प्लेफेयर थ्योरम ही उसका सब्स्टिट्यूट है. सो ठीक है, तो इस तरीके से, या हम एक और स्टेटमेंट बता दे रहे हैं वो लिख सकते हो कि इफ हम देखो 3 स्टेटमेंट हैं, आप प्लेफेयर थ्योरम वाला लिख देना, या लास्ट में भी तो एक और करके बताया था वो भी तो है. ज्यादातर लोग प्लेफेयर थ्योरम लिखते हैं, वो लिख देना. ठीक है और नहीं तो आप लिख सकते हैं. एक बार मेरा ये भी देख लें. इफ 2 lines
आर इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन such that the co-interior angle is less than 180 डिग्री। मतलब सब कुछ वही लिखो, बस राइट एंगल की जगह क्या लिख दो 180 डिग्री, तो भी वो सब्स्टिट्यूट ही हो गया क्योंकि उस समय डिग्री नहीं चलती थी। such that sum of co-interior angle is लेस देन 180 डिग्री। तो हमने थोड़ा ही चेंज किया लेकिन बदल तो गई ना बात। लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन लाइन्स इफ एक्सटेंडेड मीट ऑन दैट साइड। Now you can write Playfair theorem as a substitute of this postulate। वो तो बुक में है ही, Playfair theorem। एक मिनट, लिख तो सकते हो लेकिन ज़्यादातर लोग प्लेफेयर थ्योरम लिखते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में टीचर कट कर देते हैं, है सब वही। तो अगर नहीं ये कुछ ना कुछ उसकी जगह लिखना है तो आप प्लेफेयर थ्योरम लिख देना। प्लेफेयर थ्योरम तो याद हो जाएगी एक दो बार पढ़ने से, रिस्क ना लेना क्योंकि मेहनत भी करोगे और फिर या तो 180 डिग्री कर देना, बस पूरा वही लिख के 180 डिग्री लिख देना, थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी भाषा में लिख दोगे वही यूक्लिड का है। हाँ पिछला वाला देख लो, बोलो। ये सही बोला है। अच्छा ये जो बोल रहे हैं ये अच्छी बात कही है इन्होंने, वो भी लिख सकते हो, फिर से बोलो तो मैं लिख दूँ। इक्वल टू द सम ऑफ द राइट एंगल्स। सम तो बोल दिया, फिर से सम क्यों बोल रहे हो? इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स बोलो ना, इट इज इक्वल टू टू राइट एंगल सीधा बोल दो, या इक्वल टू 180 डिग्री बोल दो, थोड़ा बहुत चेंज करो देन। हाँ अब बोलो। The two lines will not meet each other. Then the two lines meet each other At any given point. हाँ on any side if produced both side indefinitely। ठीक है, on any side वो किधर भी नहीं मिलेंगी, if produced on both side। ठीक है, ऑन एनी साइड भी लिख सकते हो यहाँ पर भी कि किसी भी तरफ अगर उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, इफ प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स इंडेफिनेटली। देखो समझ में आ गई ये बात तो कुछ भी लिखोगे वो सही हो जाएगा, और नहीं समझ में आ गई तो फ्रेमिंग ही गलत हो जाएगी, टीचर को ही नहीं समझ में आएगी। तो सबसे बड़ी बात समझना है, समझ आ गई है तो कुछ भी लिखो सब चलेगा। आगे देखिए अब इसका
सेकंड क्वेश्चन क्या है? Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से कोई पैरेलल लाइन का इम्प्लाई होता है? तो यस, इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ डाल देना, यही इसका आंसर है, क्योंकि पैरेलल लाइन का ही तो है। बोलो। सर आपने जो ऑन बोथ साइड के बाद आपने इंडेफिनिटली किस पहले इनडेफिनाइटली लिखो। बोलो, समझ में आ गया? बढ़े अगले चैप्टर की तरफ। हाँ, बोलो। क्या? मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा धीमे बोलो ना, मतलब स्लो स्लो करके। हाँ, फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब है? यूक्लिड थ्योरम के पहले नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? फॉल्स। देखो, ये जो चीजें हैं मैथमेटिकल अलजेब्रा यूक्लिड ने नहीं कवर की हैं। ये सिर्फ उन्होंने इजिप्ट के पिरामिड बनाए जो मिस्र में है ना, सीरिया में। तो ये पत्थर को कैसे काटना है, उनको कैसे लगाना है, ओनली दैट ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स एंड कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स में ही वो थे। तो अगर ये न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल अलजेब्रा में यूक्लिड का योगदान नहीं है, देयर यू हैव टू गो फॉर पाइथागोरस एंड देयर आर अदर मैथमेटिशियन, उनके नाम पे हो सकता है। यूक्लिड ने कुछ नहीं किया उस पर, नंबर पे नहीं किया है। ठीक है। हाँ, angle A is equal to 2x minus 5 degree. Angle B is equals to 5x plus 5 degree. Angle C is equals to 3x plus 50 degree, 50. Then find the value of x, angle A, angle B and angle C. तो इन तीनों को जोड़ लो, तो एंगल ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन थिंग्स आर इक्वल। और राइट में जोड़ो, 2x प्लस 5x प्लस 3x कितना हुआ? 7x में 3x जोड़िए कितना हो जाएगा? अच्छा, और 5 से 5 कट जाएगा, ये -5 है प्लस 5 है, तो है ना। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होगा? अब अगर इसमें से 50 माइनस करो तो 130. ये तो सही बता दिए, बड़ी जल्दी बता दिए कैसे। सो दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री इज 10x। तो x कितना हो जाएगा? अब x 13 है, तो सब में रख के अलग अलग सबकी वैल्यू निकालो। समझ आ गया। And sir, one more question. Sir, find the value of k of 2x minus 1. 2x minus 1, k 2x। Is it factor of the polynomial 6x square plus kx minus 2? आप अलग से भेज देना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम करा देंगे। सर, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 2x minus 1 is a factor of the polynomial. अच्छा, इस फैक्टर, ठीक है। इट इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। Yes, sir. 6x square plus kx minus 2. 6x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 का अगर ये फैक्टर है,
तो आपको मालूम है कि अगर फैक्टर होगा तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे रिमाइंडर थ्योरम जानते हो कि इससे डिवाइड करने पे 0 आएगा क्या? बोलो। रिमाइंडर थ्योरम जानते हो ना कि अगर इससे डिवाइड करना है तो जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम क्या पुट कर देते हैं? 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा? हाफ, और हाफ इसमें रखने पर रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो मैं इसमें हाफ रखूं और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए? 0। वो दिया है कि फैक्टर, तो 0 आएगा ही आएगा। तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस k इंटू हाफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम से 0 रखा फैक्टर है, अगर कोई भी फैक्टर है 3 है, 18 का फैक्टर 3 से 18 को डिवाइड करो 0 आ जाता है। तो इट इज 6 इंटू 1/4 प्लस 6x स्क्वायर है ना, 1/2 आ रहा है, 1/2 और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज 3/2, ये दोनों 2 से कट जाएंगे। 3/2 और क्या है बताइए? प्लस, ठीक है, ये सब उधर ले जाओ। अब k/2 तो यहीं रखो और बाकी सब उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ और इसे -3/2, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ 3 आ गया। तो k/2 इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? 1/2, नीचे के 2 से 2 कट गया तो k क्या आया? 1 आ गया। ठीक है। नहीं है ना, तभी तो 0 आया। हमने वो कह रहा फैक्टर है, कहता फैक्टर है। ऐसे हमारे 4 सवाल है बुक में, फैक्टर है 0 नहीं रखते हो 4 सवाल में। बता दें क्या एक्सरसाइज? के थोड़ी ना 0 आ जाएगा। अब रखो आएगा। k1 है, देखो 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर और प्लस kx है तो 1x और -2। अब ये है, कहो तो डिवाइड करके दिखा दे तब भी 0 आएगा, और रिमाइंडर रख के दिखा दे तब भी 0 आ जाएगा। देख लो, हाफ रखो, हाफ नहीं रखो, 1 रखो। कितना रखना है? x की जगह हाफ, तो 6 इंटू दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 2, तो ये 3/2 आ जाएगा ना, अभी करके दिखाया तो है इसको, और प्लस हाफ और -2, ये क्या 4/2 नहीं आ गया? 2 - 2 आ गया 0। हो तो डिवाइड करके दिखा दें। लिखी तो है 1 इंटू x, kx ही तो था। तो देख लो kx है तो k की जगह 1 रखा, 1 से x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या 1 भी लिखें क्या? क्वेश्चन में देखो k इंटू x है ना, तो k 1 हुआ तो 1 इंटू x कितना होता है? वहीं समझ में आई बात कि नहीं? और है कि अच्छा पूछो। 3x - y = सोल्यूशन, इसके निकालो जितने सोल्यूशन निकालना है। 3x - y = 4, x रखते जाओ y निकालते जाओ, इसमें क्या है? ऐसे रख दिया। अब आप इसमें क्या रखना चाहते हो? x को 1 रखना चाहते हो तो 1 रख लो। समझ आ गया। ठीक है, सही है। तो ऐसे लिख देना 1 और -1 इज सोल्यूशन। अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं हो मेरा ना, तो आप मंगा लो। तो मेरे पास इस साल के भी हैं, पिछले साल के भी वीडियो हैं, तो जो आपको ठीक लगेगा तो वो देख लेना। PDF भी है, PDF मंगाओगे तो भी दे देंगे। ओके,
मंगवाना कुछ नहीं है, ये सब हमारे यूट्यूब के चैनल में पड़े हुए हैं, तो मैं जो ये मांगेगा दे देंगे उसी से। लेकिन वो वीडियो शायद प्राइवेट है सर। क्या? सर वो वीडियो हम चैनल के मैसेज पर नहीं देख सकते। वो लॉक करके रखे हैं ना हमने, तो जो फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को देते हैं जब आप लोग मांगते हो। तो हमने पहले भेजे थे, फिर आप लोग व्यू नहीं करते हो, आप लोग अपनी क्लास के करते हो, अदरवाइज तो मैं भेज ही देता। मैं यूक्लिड ज्योमेट्री के पिछले साल के भेज दूंगा, वही चीज़ है जो इस साल पढ़ा रहे हैं, वो सब तो वही रहते हैं ना। उसमें फिर कोई स्टूडेंट नहीं है, आप बोर हो जाओगे। इसमें आप लोगों की बातचीत रहती है, तो आप लोग फिर उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है, यही बात है। सर 9th में कोई नहीं? 9th में पहले पिछले साल तो मैं वीडियो बनाता था और उनको डिस्पैच कर देता था, फिर उनका हर हफ्ते 2 वाइवा 3 वाइवा लेता था, उनको पढ़ाता नहीं था सामने बैठाल कर। और इतने ऑफलाइन हुआ ही नहीं था। क्या? सर पिछली बार ऑफलाइन नहीं हुआ था। पिछली बार हमने ऑफलाइन एक भी क्लास नहीं ली, और इतने तेज हमारे बच्चे निकले क्योंकि उनका वाइवा हर दूसरे तीसरे दिन लेता था, तो उनको बिल्कुल याद हो गया था। वो वीडियो उनको देखना ही देखना था, वो उसके पढ़े बिना छूट नहीं सकते थे। तो ऐसा था। अभी आप लोगों का फिर वाइवा लेना पड़ेगा। माही और सूर्यांश ठीक नहीं निकले इस बार के वाइवा में, हम इनको बहुत तेज समझते थे, अभी इनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जल्दी वाइवा कराएंगे फिर से। सर अपना टाइम तो सबको बराबर 1-1 घंटे का सबको समय है, और कितना, 1 हफ्ते पहले हमने बता दिया था, और कितना समय आपको चाहिए? और आप तो शुरू से पढ़ती रही हो हमारे पास, और कितना समय चाहिए था? इन्हीं 3 चैप्टर्स का फिर से वाइवा कराएंगे इस बार। संडे को ही होगा ना? यही 3 चैप्टर्स रहेंगे, और मोस्टली संडे को ही लेंगे, तो यही चैप्टर्स। क्या? साइंस का ही? साइंस ही रहेगी। यूक्लिड की ज्योमेट्री तो आ नहीं रही है कोर्स में, तो ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आपको, यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं आएगी, इस बार सिलेबस से हटी हुई है। नाउ अब लाइंस एंड एंगल्स देखो। जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। तो संडे को होगा साइंस का वाइवा, वही फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ चैप्टर का। आज में नहीं करनी है ना? आज में नहीं करनी है। संडे को 2 चैप्टर्स का वाइवा लेंगे, एक तो सेकंड चैप्टर का, और एक लेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और मोशन में जो हो जाएगा मोशन का लेंगे, फर्स्ट का नहीं लेंगे, ठीक है? और हाँ, सेकंड और फिफ्थ रहेगा। सेकंड में आप लोगों ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया है, तो वो दोनों ही लेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, तो थोड़ी छोटी क्लास रख रहे हैं, ठीक है? थैंक यू।